तापमान से प्रभावित कौन नहीं होता है? तापमान से कौन प्रभावित नहीं होता है? तो तापमान से कौन प्रभावित नहीं होता है? तो आइए जानते हैं। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता या उपरोक्त सभी। तो इनमें से तापमान से कौन प्रभावित नहीं होता है? तो तापमान से कौन कौन प्रभावित हो सकता है? जिसमें आयतन होगा वही क्या होगा? तापमान से प्रभावित होगा। तो जिस फार्मूले में क्या होता है? जिस फार्मूले में आयतन होता है, जो फार्मूला है, कोई भी फार्मूला है, फार्मूले में क्या होगा? आयतन, आयतन होगा, आयतन यानी भी। यदि आयतन होगा तभी क्या होगा? तापमान परिवर्तन होगा। यानी टेम्परेचर में क्या होगा? तापमान में परिवर्तन होगा। यदि क्या हो? आयतन नहीं है तो तापमान में परिवर्तन नहीं, आयतन नहीं तो तापमान में परिवर्तन नहीं। तो तापमान में से कौन प्रभावित नहीं होता है? तो हमारा जो मोललता होता है, मोललता में क्या होता है? आयतन नहीं होता है। तो यदि इसका फार्मूला था मोललता का WA गुणे 1000 बटे होता कितना है? MA गुणे WB। तो इसमें क्या है? MA गुणे WB। तो इसमें क्या है हमारा? इसमें क्या है? आयतन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? मोललता तापमान से प्रभावित नहीं होता है। और ये क्या होगा? मोललता तापमान से प्रभावित होता है तो नहीं होता है। तो मतलब ये क्या होता है? होता है, ये भी होता है। यानी मोललता आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। करा बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण क्या है? तो बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन है कि दोनों है कि कोलाइडी विलयन है? तो हमारा बेंजीन की संरचना कैसे होती है? बेंजीन की संरचना तो ऐसे ही होती है ना, ये हो गया बेंजीन। और प्लस टॉलुइन में क्या आ जाएगा? इसी में क्या आ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। क्या है? संरचना दोनों की क्या है? एक ही है, लेकिन क्या हो गया? बाहर से थोड़ा सा जुड़ गया है। तो इसलिए हम इसे कौन सा विलयन कहेंगे? इसे कहेंगे आदर्श विलयन। तो इसलिए कहेंगे इसे आदर्श विलयन। तो कौन सा विलयन हो गया? हमारा आदर्श विलयन हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके द्रव के में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर, कोई स्थिर ताप है तो स्थिर ताप पर गैस का जो दाब है, दाब यानी P, उसके विलेयता यानी यश के क्या होता है? समानुपाती होता है। या हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का मोल प्रभाज क्या होता है? दाब क्या होता है? दाब मोल प्रभाज क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसे लिखते हैं P बराबर KH, मतलब हेनरी के रूप में क्या आते हैं? हेनरी स्थिरांक। क्या जाएगा यहाँ पर? हेनरी स्थिरांक आ जाएगा P बराबर KH गुणे यक्स, KH गुणे यक्स ए। यानी यह क्या है? KH हमारा क्या? हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, स्थिरांक कि हमारा क्या? हेनरी स्थिरांक है। तो यह कौन सा नियम है? तो यह कौन सा नियम है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके विलेयता का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। तो इससे क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अणुसंख्यक गुणधर्म परासर दाब क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये भी होता है। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक, लेकिन क्या श्यानता अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। और क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? कितने? 4 हैं। तो कौन सा बच गया? परासर दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन, हिमांक में अवनमन। तो क्वथनांक में एक और होता है। कौन सा होता था? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी क्या है? उन्नयन आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है वह दाब जो परासर क्रिया को रोक देता है क्या कहलाता है? जो क्या करे? परासर क्रिया को क्या दे? रोक दे। तो परासर क्रिया का रोकने वाला कौन सा दाब होता है? तो होता है कौन सा दाब? परासरण दाब। इसे परासर दाब को P या क्या कहते हैं? कहीं कहीं पाई से आपको प्रदर्शित करता है। तो परासर की क्रिया को रोकने का कार्य करता है कौन? परासरण दाब। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा, परासरण में SPM से होकर किसके कण गुजरते हैं? परासरण में SPM से होकर किसके कण गुजरते हैं? तो परासरण में कौन से कण होकर गुजरते हैं? तो विलायक के कण, विलायक के कण या विलेय के कण। जो विलायक के कण होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और विलेय के कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो परासरण की क्रिया में
अर्धपारगम झिल्ली से एसपीएम का फुल फॉर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरते हैं, तो यानी किसके कण, विलायक के कण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन करा, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जल के लिए कितना होता है। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है इसका मान जल के लिए कितना होता है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जल के लिए कितना होता है, तो यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे बड़े करते हैं, केबी से, यानी डेल्टा टीबी बराबर कितना होता है, डेल्टा टीबी बराबर हम जानते हैं कि केबी गुणे मोललता, केबी गुणे मोललता, केबी गुणे मोललता, जहाँ केबी का मान कितना होता है 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, यानी 100 ग्राम जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है 0.52, यानी कह सकते हैं कि 100 ग्राम जल का 100 ग्राम नहीं 1000 होता है ना, 1000 लेते हैं, यानी 1000 ग्राम जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है 0.52 किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल कौन सा है हमारा 0.52, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट।